हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से हम लोग करेंगे और गुरुत्व के अधीन गति इस चैप्टर को कवर करेंगे। इससे पहले भी भौतिक विज्ञान से यानी कि फिजिक्स से हम लोग और भी चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जैसे कि मात्रा की इकाई, मापा की अंतर एवं पैमाने और यांत्रिकी, ये सारा जैसे द्रव्यमान, बल, गति, ईटीसी, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने से आपको फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान से आपको पता होगा कि पूछा जाता है, उससे पहले आप ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। आप में से जो भी ये सारी वीडियो नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? यह किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त। इसका राइट आंसर होगा डी, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 3 नियमों और गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बलों को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। सब क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हम लोग एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखेंगे ताकि इस चैप्टर से एक भी प्रश्न ना छूट सके। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F बराबर G इंटू M2 बाय R स्क्वायर, जहाँ F बराबर बल होता है, M1 बराबर पहले पिंड का द्रव्यमान होता है, M2 बराबर दूसरे पिंड का द्रव्यमान और R बराबर दोनों पिंडों के बीच की दूरी होता है और G बराबर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहे हैं से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होता है? वह जो है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिवान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग वीडियो में पेशेंस बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक अस्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसीलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है।
ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है। अगर यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह अब जितना है उसका चौथा भाग होता। राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, विश्लेषण, यानी कि माना वर्तमान में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी r माना है, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल बराबर फॉर्मूला दिया है F1 बराबर G इंटू MS ME बाय R स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लिया है, जहाँ MS बराबर सूर्य का द्रव्यमान, ME बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान और G बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो यहाँ पे और इक्वेशन एक ऊपर में दिया हुआ है और इक्वेशन 2 दिया हुआ है यहाँ पे और सॉल्व किया है। आप लोग देख लीजिए कि सॉल्व करके 1/4 निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार अपरिवर्तित हो जाता है। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला बल गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। इसका राइट आंसर डी होगा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, यानी कि हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर इसका राइट आंसर होगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट है, इससे पहले कि इसका एक्सप्लेनेशन देख लें हम लोग कि हवा में अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 kg तथा 1 kg की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। दोनों गेंद ए तथा बी भूमि पर एक साथ पहुंचेगी। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दोनों गेंदों को समान ऊंचाई 20 मीटर से गिराया गया है। h बराबर 20 मीटर है, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है। यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। बट ऐसा जो है देखिए यूपी लवर सब इसमें पूछा गया है, तो आप पहले जो है यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अब कुछ चेंजेज किया गया है, तो हो सकता है कि इधर जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस टाइप की क्वेश्चंस आजकल देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 में कथन कारण दिया हुआ है, देखते हैं कथन क्या है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, यानी कि कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है और कारण गलत है। कैसे गलत है हम लोग देखते हैं।
चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6वां भाग है। इसीलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होगा। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से बी सही है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार, जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि कई बार बीपीएससी में भी पूछ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मानव शरीर का भार होता है। मानव शरीर का जो भार होता है वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? यह हाइड्रोजन में होता है। एक पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन में होता है। कैसे होता है वो भी हम लोग देखते हैं कि किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक गुरुत्व बल पर, दूसरा पिंड पर लगने वाला उत्प्रेक्षय बल पर, उत्क्षेप बल पे। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 16 नंबर जो क्वेश्चंस है ये सॉल्व करने वाला है। आप क्वेश्चंस देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखिए, ये IAS प्री में पूछा गया है 1996 में ही, लेकिन अब इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको 16 और 17 को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? उसका वेग जो है 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कैसे होगा? तो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है कि a बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, t बराबर 3 दिया हुआ है, u बराबर 0 दिया हुआ है सब। तो v बराबर जो होता है, जो चाल पूछा है, u प्लस at, सबका वैल्यू पुट करके इसका राइट आंसर 29.4 मीटर पर सेकेंड निकाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा? तब जो है 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। यह जो होगा 980 सेंटीमीटर से कम होगा, 980 सेंटीमीटर से कम होगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है। गुरुत्व जनित त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण 1/6 है तो चंद्रमा यानी कि g/6 दिया है 1/6, तो चंद्रमा पर पृथ्वी का द्रव्यमान होगा, यह 100 kg हो जाएगा। यह सॉल्व करने वाला है। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार यानी वेट बराबर m × g होता है, जहाँ m बराबर वस्तु का द्रव्यमान और g बराबर गुरुत्वीय त्वरण होता है।
यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दें तो W बराबर m g1 प्लस g2 का होल इक्वल टू, इसको सॉल्व करके 0 निकाला है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला। रेडियम का जो है मैडम क्यूरी हो जाएगा, इसमें खोजकर्ता पूछा है। रेडियम का मैडम क्यूरी हो जाएगा, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा और एक्सरे का रोंटजेन हो जाएगा, यानी कि एक्सरे का 4 हो जाएगा W के रोंटजेन और चेचक का एडवर्ड जेनर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो डिटेल में भी दिया हुआ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। रेडियम तत्व की खोज पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में की। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 ईस्वी में की। एक्स किरणों की खोज 1895 ईस्वी में विलहेल्म के रोएंटजेन ने की थी। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका जो परिणाम होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक है केंद्रीय बल और दूसरा प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम है किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा यानी कि भूस्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर या अधिक में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम हो जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। यह किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है?
वह केंद्राभिमुखी बल करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, केंद्राभिमुखी बल। उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से जो ऑप्शन ए दिया हुआ है गुरुत्व, ऑप्शन नंबर 1 में गुरुत्व बल जो 4 आधारभूत बलों में, एक मिनट फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए होगा। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। ये जो है चारों लिखा हुआ है, गुरुत्व जो है चारों में सबसे प्रबल है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो तब अपना भार व्यक्ति को अधिक मालूम पड़ेगा, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ पे माना कि व्यक्ति का द्रव्यमान m और भार w माना है और लिफ्ट त्वरण a से ऊपर की ओर जा रही है। व्यक्ति पर लगने वाला बल, पहला जो है गुरुत्व के कारण लगने वाला बल mg है। लिफ्ट द्वारा ऊपर की दिशा में प्रतिक्रिया ma है और न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा यह सॉल्व किया गया है कि w माइनस mg बराबर ma। तो फिर इसका वैल्यू पुट करके निकाला है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। और ऐसे भी इसका आंसर बता दी हूँ कि जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति का अपना भार अधिक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड, यह जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। राइट आंसर भी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़की झूले पर बैठी है। एक लड़की है यहाँ पे, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल जो होगा कम हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। इस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। आइए इसका कथन, इसका जो है कूट में दिया हुआ है ऑप्शन, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कथन और कारण दिया हुआ है कि एक समान दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जो है क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा 1, 2, 4 यानी कि सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। दूसरा है हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। और चौथा है सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम हो जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या क्या होता है, ये सारा दिया हुआ है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जब पिंड गति के अंतः बिंदु यानी कि चरम स्थिति पर पहुंचता है तो क्या क्या होता है, उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग शून्य होता है। और इसी में दिया हुआ है साथ ही हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त समान परिस्थितियों में समान दोलक का दोलन आयाम, वायु प्रतिरोध आदि कारणों से समय के साथ साथ कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है या चल सकती है शीतकाल में। पेंडुलम शीतकाल में तेजी से चलती है
क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्लायन वेग है। पृथ्वी का प्लायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का प्लायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंका जाता है तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकेगा तब पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। यहाँ पे 8 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं होने का कारण होता है, इस पर गैस अणुओं का प्लायन वेग उनके वर्गमाध्य मूल वेग से कम होता है, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल के अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर प्लायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है तथा धरती पर प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा पर प्लायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले भी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।